जय श्री कृष्णा। मित्रों, प्रिय मित्रों, आज हम श्री बिल गेट्स जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। श्री बिल गेट्स जी जिनकी जन्म कुंडली का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, इससे पहले मैंने मुकेश अंबानी जी की, श्री मुकेश अंबानी जी की और श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली का अध्ययन किया। उससे थोड़ा हटके और थोड़ा और विस्तारीकरण करते हुए आज हम श्री बिल गेट्स जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, वैसे क्या है कि वो जो दो जन्म कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया, उसमें मेरा उद्देश्य था कि बस केवल उन योगों को बताना, उन राजयोगों को बताना जिनके कारण उन्हें इतनी उपलब्धि हासिल हुई। अब मैं ये जो जन्म कुंडली अध्ययन करने जा रहा हूँ, इसमें भी मैं आपको कुछ ऐसे योग बताऊंगा, थोड़े विस्तार में बताऊंगा, थोड़ी बारीकी से मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि यार कुछ दर्शक को ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है, मैं ऐसे हवा में बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा आपको विस्तार में बताऊंगा। और आप में से जब मैं किसी दर्शक की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा तो मैं और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा, बिल्कुल विस्तारीकरण कर दूंगा जन्म कुंडली का। आज भी मैं विस्तार करके ही बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से योग है जिन्होंने श्री बिल गेट्स जी को यहाँ तक पहुँचाया। मित्रों, बिल गेट्स जी का जन्म 28 अक्टूबर 1955 रात्रि 8:58 वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इनका जन्म हुआ। मित्रों, जब इनका जन्म हुआ तो क्या उस अस्पताल में केवल इन्हीं का जन्म हुआ था, या उस वॉशिंगटन डीसी में केवल इन्हीं का जन्म हुआ था जो इतने ये अरबपति खरबपति और विश्व के सबसे कई कई दिनों तक, कई वर्षों तक ये विश्व के सबसे अमीर आदमी बने रहे? ऐसा नहीं है मित्रों। वहां पर और भी बच्चों का जन्म हुआ होगा, और भी इनके जो साथी रहे, इनकी स उम्र के रहे, उनका जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सब बिल गेट्स क्यों नहीं बन पाए? वो सब क्यों नहीं बन पाया? मुकेश अंबानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने जन्म लिया तब उनके साथ भी ऐसे बहुत से बच्चों ने जन्म लिया होगा, तो वो वहां तक क्यों नहीं बढ़ पाए? ऐसा क्यों? मित्रों, मैंने जैसे पहले ही बताया, ये सब प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध से क्या तात्पर्य है? प्रारब्ध क्या है? एक शब्द में, अर्थात माफ कीजिए, एक लाइन में अगर मैं इसे बताऊं तो आपके द्वारा जो किए गए कर्म है, जो किए जा रहे हैं वर्तमान में, और जो भूतकाल में, पूर्व जन्म में आपके द्वारा जो किए गए कर्म है, वही आपको फल के रूप में इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं। यही है आपका प्रारब्ध। इनके प्रारब्ध बहुत मजबूत और उच्च कोटि के थे। इनके कर्म बहुत ही उच्च स्तर के थे, बहुत ही पुण्यात्मा, ये पुण्य आत्मा थी। इन्होंने बहुत धर्म कर्म का कार्य किया अपने जीवन में, लोगों की बहुत सहायता करी, किसी भी रूप में, परोक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप में। वही इनको इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे गौ माता की सेवा करना, ये सब ही शुभ कर्म है जो इनके प्रारब्ध के रूप में इनको प्राप्त हुए हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। तो प्रारब्ध है तो क्या जन्म कुंडली में योगों का कोई महत्व नहीं? फिर ऐसे राजयोग तो हो ही नहीं। फिर तो जिसके प्रारब्ध है वो अच्छा, और जिसके प्रारब्ध है नहीं वो बुरा? ऐसा नहीं है। योग अपनी जगह है, बिल्कुल। जैसा कि श्री बिल गेट्स जी की जन्म कुंडली में भद्र नामक राजयोग है। एक सामान्य योग बता रहा हूं मैं, सामान्य नहीं है, उच्च कोटि का महापुरुष योग है। तो भद्र नामक जो राजयोग है, क्या भद्र नामक राजयोग केवल इन्हीं की जन्म कुंडली में है और किसी जन्म कुंडली में नहीं है? बहुत से युवा है जिनकी जन्म कुंडली में है। बहुत से युवा, आप जो दर्शक देख रहे हैं, आप अपनी जन्म कुंडली खोलो, आपके भी होंगे। मैं बताऊंगा अभी कैसे बनेगा। जो भद्र नामक राजयोग आपके भी होंगे, तो आप वो कहोगे कि मैं तो हूं ही नहीं करोड़पति, मैं तो अरबपति हूं ही नहीं। देखो, होता क्या है कि जब बिल गेट्स जी को जो प्रारब्ध के रूप में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, तो उन्होंने अपने पराक्रम और अपने इस भद्र नामक राजयोग से उन 1 करोड़ को 100 करोड़ और 1000 करोड़ में परिवर्तित कर दिया। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में है और आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप अवश्य 1 लाख से 1 करोड़ की यात्रा पूरी करेंगे, अवश्य। या आप मान लीजिए, इसमें और भी है, आपका पराक्रम भी देखना पड़ेगा, सब चीजें देखनी पड़ेगी। अब होता क्या है, जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है, बिल्कुल जीरो है, और उसकी कुंडली में भद्र योग है, तो वो अवश्य अपने जीवन में 1 रुपये से लेकर 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक की यात्रा तो अवश्य पूरी करेगा ही करेगा। जितना आपको प्रारब्ध में मिला हुआ है, उससे आप आगे बढ़ोगे।
मतलब जो साइकिल पे था वो मोटरसाइकिल पे आएगा, जो मोटरसाइकिल पे था वो कार में आएगा, जो कार में था वो हवाई यात्रा करेगा। राजयोग अपनी जगह संपूर्ण फल देते हैं। खेल राजयोग प्लस प्रारब्ध, इन दोनों का मिश्रण है आपकी जन्म कुंडली का जो अध्ययन का जो फलादेश है। अब मैं जन्म कुंडली पाता हूं मित्रों। मिथुन लग्न की 3 नंबर से इनकी जन्म कुंडली प्रारंभ हो रही है। मिथुन लग्न की इनकी जन्म कुंडली है। मिथुन लग्न एवं चंद्रमा जो कि मीन राशि में विराजमान है, तो इनकी मीन राशि है। लग्न मिथुन और राशि इनकी मीन। मिथुन जो लग्न है मित्रों वो वायु तत्वी लग्न है। कौन सा लग्न है? वायु तत्वी। और जो मीन जो लग्न है, मीन जो राशि है वो है जल तत्वी राशि। वायु और जल दोनों का मिश्रण है, पर इतना सम्मिश्रण दोनों का नहीं है। ठीक है, फिर भी ये वायु तत्वी लग्न है और ये जल तत्वी राशि है। देखिए मिथुन राशि जो लग्न है, लग्न का स्वामी जाकर के बैठ गया चतुर्थ भाव में बैठ गया कन्या राशि में। मिथुन लग्न का जो स्वामी है वो है बुध, जो कि कन्या राशि में जाकर बैठ गया। और कन्या राशि में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देखो मिथुन, ये इनका मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न का स्वामी जाकर के बैठ गया है यहाँ पर चतुर्थ भाव में। ये चतुर्थ भाव है। आप मेरे भाग जो ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला है उसमें भाग 1 से लेकर भाग जो मैंने 7, 8 बनाए हैं उनको क्रमशः देखिए, आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, चतुर्थ भाव क्या है, प्रथम भाव क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है, सब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थ भाव में बैठा है, लग्न का स्वामी जाके चतुर्थ भाव में बैठा। और चतुर्थ भाव कन्या राशि, कहाँ पर बुध जाके बैठे? कन्या राशि में, अपनी उच्च राशि में। अर्थात बुध किसके हुए? उच्च के बुध हुए। एवं बुध कन्या राशि में विराजमान है, तो ये बना भद्र नामक महापुरुष योग। यही वो राजयोग है जो व्यक्ति को जीवन में फर्श से अर्श तक पहुंचाता है। अर्थात बिल्कुल शून्य से प्रारंभ कर शिखर पर पहुंचाने का कार्य ये राजयोग अवश्य करता है, महापुरुष योग अवश्य करता है। अब देखिए मित्रों, मिथुन लग्न में इनके पराक्रम अगर भाव में देखें तो पराक्रम भाव में सूर्य की राशि बन रही है, सिंह राशि। मित्रों एक चीज आप नोट करके रख लीजिए, अगर पराक्रम भाव में सिंह राशि हो या मंगल की राशि हो, या तो सिंह राशि हो मतलब सूर्य की राशि हो, या मंगल की राशि हो, या सूर्य विराजमान हो या मंगल विराजमान हो, तो आप नोट करके रख लीजिए ऐसा जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा और अपने जीवन में अपने पराक्रम के बल पर सब कुछ हासिल करने वाला होगा। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, आप देखिए आपकी यहाँ पर कौन सी राशि बनी हुई है। आपकी अगर सूर्य की राशि होगी अर्थात सिंह राशि होगी, या मंगल की राशि जैसे मेष राशि होगी, या वृश्चिक राशि होगी, या मंगल स्वयं विराजमान होंगे, सूर्य स्वयं विराजमान होंगे, तो आप अत्यंत पराक्रमी होंगे। ये आप नोट कर लीजिए, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख लीजिए। ठीक है मित्रों, अब मैं आता हूं आगे। लग्न, आप लग्न का मान देखिए 21 अंश 24 कला, 21 अंश 24 कला। मित्रों मेरा जो जन्म कुंडली विश्लेषण का जो अनुभव है, देखो जन्म कुंडली अध्ययन आप अनेक यूट्यूब पर अनेक ऐसे ज्योतिषी है जो जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं। सबका जन्म कुंडली अध्ययन करने का तरीका अलग अलग है। लोग नक्षत्रों से बताते हैं, इस नक्षत्र में जाके बैठा है, ये नक्षत्र है, उस नक्षत्र से ये शनि का नक्षत्र है। आदमी इतना ज्यादा उलझ जाता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी, क्या बोल रहे हैं और मैं क्या सुन रहा हूँ, बस ठीक है हाँ ये योग नहीं। वो बिल्कुल सही बताते हैं, नक्षत्रों से बिल्कुल सही बताते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि मैं जन्म कुंडली का जो फलादेश करूं बिल्कुल सरलीकरण कर दूं, बिल्कुल सरलीकरण, ताकि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी देख के समझ जाए कि हाँ मेरे ये योग यहाँ बैठा है, इस वजह से मुझे ये हो रहा है, और वो उसको अनुभव कर सके कि हाँ नहीं सच में मेरे साथ ये घटित होता है। ठीक है मित्रों, चलो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा जो अनुभव है ज्योतिष का, मैं जो मानता हूँ, मैंने आपको बताया मेरा अनुभव कहता है कि मैं सबसे ज्यादा लग्न को प्राथमिकता देता हूँ। मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने जितनी भी जन्म कुंडली अध्ययन करी, मेरा अनुभव कहता है मैं सबसे ज्यादा लग्न को प्राथमिकता देता हूँ। लग्न को, ये जो लग्न है इसके मान और लग्नेश यानी लग्न का जो स्वामी है, इन दोनों को मैं प्राथमिकता देता हूँ। मित्रों अगर आपका लग्न और लग्नेश अगर बलवान है, लिख कर ले लीजिए,
लिख कर ले लीजिए आपकी जन्म कुंडली में, चाहे कोई राजयोग हो चाहे आपकी जन्म कुंडली में कोई राजयोग नहीं हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। राजयोग हो चाहे मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका लग्न और लग्नेश बलवान है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए श्री बिल गेट्स जी की जन्म कुंडली में लग्न का मान है 21 अंश 24 कला। आप मेरा वो वीडियो उठा के देखिए भाग 3 या भाग 4 होगा अथवा भाग 4 होगा। आप देखिए मैंने क्या बताया, लग्न का मान 21 अंश 24 कला, ये मतलब सबसे श्रेष्ठ लग्न का मान है, सबसे उच्चतम अवस्था का लग्न का मान है। इस अवस्था में व्यक्ति का जो लग्न का जो मान है, लग्न का जो फल है, जो इसका जो लाभ है वो 100% मिलता है, 100% मिलता है। पहली चीज। दूसरी, लग्नेश जो है, लग्नेश यानी बुध, मिथुन राशि यानी 3 नंबर का स्वामी जो बुध है वो 23 अंश 18 कला, 18 अंश से लेकर 24 अंश के बीच का जो मान होता है वो परम उच्च मान होता है, सर्वोच्च मान होता है, उच्च स्तर का मान होता है। इस अंश पर जो ग्रह होता है वो अपना संपूर्ण लाभ देते हैं, 100% लाभ देते हैं। अब आप देखिए ये भी 21 अंश 24 कला पर, ये 23 अंश 18 कला पर। अब आप देखिए जब ऐसे महान व्यक्ति की लग्न का स्वामी और लग्नेश दोनों इतने बली अवस्था में है, इतने बलवान अवस्था में है, तो मित्रों मेरी जो गणना है ज्योतिष की, मेरा जो ज्योतिष का अनुभव है, मैं और कोई राजयोग न बताते हुए और जन्म कुंडली का अध्ययन न करते हुए मैं कह रहा हूँ 50 से 60% तो व्यक्ति का काम यही हो गया बस। अब आप मुझसे अगर जानना चाहते हो कि इतने करोड़पति, इतने अरबपति, इतने खरबपति क्यों बने, जब व्यक्ति का लग्न और लग्नेश इतना मजबूत है, इतना मतलब कि प्रभावशाली है, इतना मजबूत और इतना प्रभावशाली है, तो फिर व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं करेगा क्या? अवश्य करेगा, 100% करेगा, 200% करेगा। बस यही, अगर ये दोनों बलवान मिल गए आपकी जन्म कुंडली में, 50% आपकी जन्म कुंडली वहीं पर आपके फेवर में चली गई, आपके सपोर्ट में चली गई। अब मैं आता हूं, आपने जन्म कुंडली खोल के देखिए। अब मैं आता हूं आगे के अब हालांकि आगे के राजयोग मुझे बताने पड़ेंगे, पर मैं एक बता रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। अब आते हैं, अब देखो लग्न और लग्नेश दोनों इतने बलवान। अब आते हैं हम आगे। सूर्य जो कि बैठे हैं तुला राशि में, कहाँ कितने अंश पर? 11 अंश 45 कला। मित्रों सूर्य तुला राशि में, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं। तो बिल गेट्स जी के सूर्य नीच के हुए। अगर सूर्य नीच के हुए तो इतनी ख्याति कैसे मिली इनको? क्योंकि सूर्य तो व्यक्ति की ख्याति है, मान सम्मान है। नीच का होता तो उसको तो ख्याति मिलती नहीं। सूर्य बैठे हैं 11 अंश 45 कला पर। सूर्य केवल 10 अंश तक ही नीच के होते हैं। सूर्य केवल 10 अंशों तक ही नीच के होते हैं। 10 अंश से ऊपर वो सामान्य अवस्था के सूर्य होते हैं। सूर्य बैठे जरूर नीच की राशि में है, लेकिन स्वयं नीच के नहीं है। यह आपको ध्यान रखने वाली चीज है, समझने वाली बात है। यहाँ पर शुक्र बैठे 26 अंश 56 कला पर, शनि बैठे 28 अंश 20 कला पर, राहु विराजमान है 24 अंश 53 कला पर। षष्ठ भाव में मित्रों, षष्ठ भाव में जो राहु होता है वो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का होता है। क्यों? क्योंकि ये शत्रु का भाव है, और शत्रु के भाव में राहु जब बैठ जाते हैं तो ये शत्रु हंता राजयोग बनाते हैं। शत्रु हंता अर्थात व्यक्ति के जीवन में शत्रु होंगे तो अवश्य, लेकिन व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो अब स्वाभाविक है, व्यक्ति जब इतने बड़े पद पर पहुंचा, अरबपति खरबपति बना, जब विश्व का सबसे अमीर आदमी बना, तो उसके शत्रु तो अवश्य होंगे ही होंगे, लेकिन शत्रु उनका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है मित्रों, अब आते हैं हम चंद्रमा पर। चंद्रमा जो कि 10वें भाव में विराजमान है 14 अंश 24 कला पर। देखो चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, न तो यहाँ पर कोई ग्रह है न यहाँ पर। चंद्रमा केमद्रुम दुर्योग से पीड़ित है। केमद्रुम दुर्योग यानी व्यक्ति जीवन में मन में भटकाव, व्यक्ति का मन एक जगह एकाग्रचित ना हो पाना। लेकिन क्या इनके साथ भी ऐसा हुआ होगा? अवश्य हुआ होगा। जब व्यक्ति इतने बड़े पद पर जाता है तो क्या व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा? 100% ऐसा होगा, और ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ने के कारण केमद्रुम
भंग हो गया, केंद्रुम भंग हो गया। तो क्या केंद्रुम का पर्याय नगण्य होगा? नगण्य नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको और बताता हूँ इनकी जन्म कुंडली में। इनकी जन्म कुंडली में देखो, मंगल पर चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि है, तो ये क्या हो गया? चंद्र मंगल राजयोग। क्या हो गया? चंद्र मंगल राजयोग, जिसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं, चंद्र मंगल राजयोग। अब मित्रों, जैसा कि मैं आपको जन्म कुंडली में देख पा रहा हूं, इनकी जन्म कुंडली में सूर्य, इनकी जन्म कुंडली में सूर्य जो कि ज्ञान भाव में विराजमान है, हालांकि है नीच की राशि में, है नीच की राशि में, लेकिन बैठे हैं कहाँ पर? ज्ञान भाव में। और इन सूर्य की जो दृष्टि है वो पड़ी है इनके लाभ भाव पर। कहाँ पर पड़ रही है? पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर। लाभ भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण स्वाभाविक व्यक्ति ने अपने जीवन में सूर्य की तरह जो लाभ हासिल किया, अर्थात जो धन वैभव, जो इतनी संपदा हासिल की, तो वो कहीं न कहीं इसमें इस सूर्य का भी योगदान है। अब जैसे कि मित्रों, हम इनकी जन्म कुंडली पे आते हैं। जैसे इनके बृहस्पति है। अब लग्नेश मैंने बता दिया, लग्नेश जाके बैठे हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में बैठे भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। एवं जो इनके बृहस्पति है, बृहस्पति बैठे हैं इनके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में बृहस्पति बैठकर अपनी 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे सप्तम पर, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे भाग्य भाव पर, 8 9 नवीं दृष्टि डाल रहे हैं लाभ भाव पर। अब देखिए, लाभ भाव पर 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं तो लाभ में इनकी कोई कमी नहीं रही। भाग्य भाव में इनके, हालांकि देखा जाए तो ये बृहस्पति यहाँ पर विषम राशि यहाँ पर बन रही है, सिंह राशि, और विषम राशि में, सिंह राशि में जो बृहस्पति विराजमान है 4 अंश 32 कला पर। तो मैंने आपको बताया था, विषम राशि में अगर 0 से 6 अंश तक ग्रह बैठा हो तो वो वृद्ध अवस्था में होता है। किस अवस्था में? वृद्ध अवस्था में। इसका प्रभाव मिला होगा, लेकिन 50%, 40%, बस, इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, भाग्य पर दृष्टि डाली अगर बृहस्पति ने, स्वाभाविक है भाग्य पर दृष्टि अगर बृहस्पति देव की पड़ गई तो चाहिए क्या? फिर तो भाग्य स्वाभाविक है, 100% भाग्य बड़ा होगा, इसमें कोई देखने वाली, सोचने वाली बात है ही नहीं। और भाग्य का स्वामी जाकर बैठा है ज्ञान भाव में। व्यक्ति अपने ज्ञान से अपने भाग्य को जागृत किया। और जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की जो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, बिना ज्ञान के संभव है कि आप खुद सोच विचार करके बताइए। 100% अपने ज्ञान से ही इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मित्रों, अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अब जैसे मित्रों की, जैसे अब मैं और जन्म कुंडली में आपको इनके बारे में बताऊं, तो मैंने आपको शुरू में ही, प्रारंभ में ही मैंने बता दिया कि लग्न और लग्नेश इतना बलवान है, बस कुंडली 60% वही ने अपना रिजल्ट दे दिया, और बचा कुचा 40% का काम था वो इस भद्र नामक राजयोग ने कर दिया। और अगर 10% की कमी रह गई तो यहाँ पर जो सूर्य की राशि बन रही है, पराक्रम की राशि, बस इसने अपना काम कर दिया। मित्रों देखो, जैसे मैंने आपको पिछली 2 कुंडलियों में भी कहा था कि हम, अब जैसे किसी, आप जैसे दर्शक की जन्म कुंडली होती तो मैं अभी महादशा पर भी चर्चा करता कि किसकी महादशा चल रही है। ये व्यक्ति अपने जीवन में इतने संपन्न है, इतने इन्होंने ख्याति हासिल की है कि हम इनकी कमियों को बताएं, और इनकी कमियों को बताकर फिर इनकी कमियों को बताएं, फिर इनकी कमियों को बताकर इनको उपाय बताएं, तो ये थोड़ी असहज होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, इन्होंने मुझसे कहा नहीं कि जन्म कुंडली, मुझे लगा कि कुछ ऐसी बारीकियों को बताएं। जैसे मैंने आपको बताया, लग्न का मान, लग्नेश का मान, भद्र नामक महापुरुष योग, पराक्रम में सूर्य और मंगल की राशि का होना। हालांकि इनके धन भाव में चंद्रमा की राशि बन रही है, जो कि धन भाव में चंद्रमा की राशि बन रही है, तो धन भाव में चंद्रमा की राशि बन रही है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा? आय में कभी न कभी इनके बढ़ोतरी कमी रही होगी, शुरुआती दौर में रही होगी, लेकिन इनका प्रारब्ध इतना मजबूत था, इनके कर्म इतने सुचारू और स्वच्छ और इनके इतने स्वस्थ कर्म थे कि जिन्होंने इनके सारे दुर्योगों जो कि है कुछ कुंडली में, उसको भी इन्होंने हावी नहीं होने दिया। ये है व्यक्ति का प्रारब्ध और ये है व्यक्ति के राजयोग। और ये लग्न का जो इतना मान है 21 अंश 24 कला। लग्न क्या है? व्यक्ति स्वयं है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति स्वयं है। जब व्यक्ति का लग्न का जब मान इतना मजबूत होता है ना, तो व्यक्ति कुछ भी करने की ठान लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है।
थकता नहीं है। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति थकता नहीं है। ये आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देख लीजिए। अगर आपके लग्न का मान व्रत है, अस्त है या कमजोर है या बाल अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, तो आप थोड़ा सा प्रयास करके थक जाएंगे, छोड़ो यार इस काम को छोड़ो, ये अपना बस का नहीं है। लेकिन जब इतना मजबूत लग्न होगा तो व्यक्ति ठान लेगा, और ठान लेगा तो 100% पूरा उसको कार्य को करके रहेगा। ये थी श्री बिल गेट्स जी की जन्म कुंडली। मित्रों, अगर आपको कुछ लगा हो इसमें तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बताया है मैं जनवरी माह में 4 जन्म कुंडलियों का अध्ययन करूंगा। 4 में से आपकी भी जन्म कुंडली हो सकती है। जन्म कुंडली सुचारू रूप से भेजिए। जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक, आपका नाम एवं आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमबद्ध तरीके से पूछे। आप केवल जन्म दिनांक, जन्म समय भेज देंगे और केवल जन्म कुंडली अध्ययन कर लो, मैं नहीं करने वाला हूँ। मुझे व्यवस्थित जन्म कुंडली मिलेगी, मैं उन्हीं 4 जन्म कुंडलियों का अध्ययन करूंगा जनवरी माह में। ठीक है, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।